भारत की शिपिंग कंपनीज ने अपने ऑयल टैंकर शिप्स कौन सी कंपनी को देने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के 50% के टैरिफ्स के बाद भारत के कौन से ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं। अमेरिका से कितने लोग भारत आए और इजराइल ने अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भारत को मदद का क्या ऑफर दिया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रशियन ऑयल के बारे में, जो भारत डोनाल्ड ट्रंप के 50% के टैरिफ्स के बाद भी आज रशिया से लगातार परचेज कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि रशियन ऑयल सप्लायर्स ने भारत के लिए क्रूड ऑयल की कीमतें और भी ज्यादा कम कर दी हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशियन ग्रेड यूराल ऑयल की कीमतें इस समय इंटरनेशनल मार्केट में अब $5 पर बैरल तक के डिस्काउंट के साथ मिल रही हैं, जो पहले $2-3 पर बैरल था। रशियन ऑयल सप्लायर्स को डर है कि यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस और डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ्स और पेनल्टीज के कारण भारतीय ऑयल कंपनीज रशियन ऑयल को अवॉइड कर सकती हैं। सेंटिमेंट्स रशियन ऑयल के खिलाफ हो गए हैं, इसलिए रशियन ऑयल कंपनीज अब कम कीमत के ऊपर भी भारत को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। मसला ये है कि एक तरफ रशियन ऑयल बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में और भी सस्ता मिल रहा है, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका ने भारत को और भी प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये तो थी रशियन ऑयल की बात। सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 50% के टैरिफ्स के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने देश की ऑयल कंपनीज को क्या डायरेक्शंस दी होंगी, तो उसको लेकर भी न्यूज निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के चेयरमैन विकास कौशल सर ने कहा है कि अभी तक भारत की सरकार ने उनको रशियन ऑयल के ऊपर कोई भी डायरेक्शंस नहीं दी है। ना ही भारत सरकार ने ये कहा है कि हम रशिया से ऑयल परचेज को बढ़ाएं या फिर ये बोला है कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि पिछले क्वार्टर में हमारी कंपनी यानी कि HPCL ने रशिया से केवल 13.2% ऑयल परचेज किया था, क्योंकि रशियन ऑयल के ऊपर डिस्काउंट थोड़ा नैरो हो गया था, यानी कि डिस्काउंट कम हो गए थे। अभी भारत सरकार की तरफ से कोई भी डायरेक्शंस नहीं आई हैं, लेकिन हमारी कंपनी यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रशिया के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना स्टार्ट कर दिया है, ताकि कल को अगर कोई ऐसी डायरेक्शंस आती भी हैं या फिर सैंक्शंस के कारण हमें रशियन ऑयल खरीदना बंद करना पड़ता है, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सप्लाईज और दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हो। इसलिए हमने रशियन ऑयल के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना भी से स्टार्ट कर दिया है। यानी कि भारत की ऑयल कंपनीज ने अभी तो रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं किया है, लेकिन पहले से इस बात के लिए तैयारियां कर रही हैं कि कल को अगर रशियन ऑयल बंद करना पड़ता है तो दूसरे सप्लायर से क्रूड ऑयल अरेंज हो जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की नायरा एनर्जी ऑयल कंपनी को लेकर, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। रिसेंटली नायरा एनर्जी के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए थे। पहले तो कंपनी में जो रशियन ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट का 49% का हिस्सा है, उसको परचेज करने के लिए कोई भी कंपनी सामने नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर अचानक से माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज बंद कर दी थी, जो बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद वापस से रिस्टोर की गई। लेकिन अब जो ऑयल शिपिंग कंपनीज हैं, यानी कि जिन कंपनीज के ऑयल टैंकर शिप्स होते हैं, वो भी अब नायरा एनर्जी के साथ डील करने से इनकार कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑयल टैंकर शिप्स की कंपनीज ने अब नायरा एनर्जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। नायरा एनर्जी द्वारा रिफाइंड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने से इनकार किया जा रहा है। मसला ये है कि ऑयल टैंकर शिप्स के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के कारण नायरा एनर्जी के रिफाइंड ऑयल के प्रोडक्ट्स, इनके जो दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट थे, वो तो अचानक से रुक ही गए हैं। लेकिन साथ में नायरा एनर्जी भारत के अंदर भी ऑयल ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि नायरा एनर्जी के जो भारत में कंजप्शन सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहां तक रिफाइंड ऑयल को पहुंचाने के लिए नायरा एनर्जी के पास पाइपलाइन ही नहीं है। नायरा एनर्जी की जो गुजरात के वाडीनार में ऑयल रिफाइनरी है, वहां से रिफाइंड ऑयल को ऑयल टैंकर शिप्स में भरा जाता है और वहां से देश के अलग अलग पोर्ट्स तक ऑयल टैंकर शिप्स के अंदर ही पहुंचाया जाता था, और फिर पोर्ट्स के ऊपर वो ऑयल ट्रक्स में ट्रांसफर करके पेट्रोल पंप और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक भेजा जाता था। लेकिन अब भारत की शिपिंग कंपनीज भी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के सैंक्शंस के डर से नायरा एनर्जी के ऑयल को रिफाइनरी से पोर्ट तक पहुंचाने से इनकार कर रही हैं। अब इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए नायरा एनर्जी कंपनी ने मदद मांगी है भारत की सरकार से। न्यूज निकल कर आ रही है कि नायरा एनर्जी ने मिनिस्ट्रीज ऑफ शिपिंग, ऑयल एंड फॉरेन अफेयर्स तीनों से ही मदद मांगी है। भारत सरकार भी अब नायरा एनर्जी के रिक्वेस्ट को कंसीडर कर रही है, और हो सकता है कि नायरा एनर्जी के लिए कोई इंडियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर शिप अरेंज कर दिए जाए, क्योंकि नायरा एनर्जी के भारत में 6000 से भी ज्यादा के पेट्रोल पंप्स हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी है। अगर नायरा एनर्जी बंद होती है तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन की सप्लाईज के ऊपर असर पड़ सकता है, और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई के ऊपर असर पड़ सकता है। इसलिए भारत सरकार नायरा एनर्जी की रिक्वेस्ट को कंसीडर कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका की जो सबसे बड़ी शॉपिंग स्टोर्स की चेन है, रिटेल स्टोर्स जैसे कि Amazon, वॉलमार्ट, टारगेट, इन सब ने 50% टैरिफ्स के कारण भारत के सभी ऑर्डर्स और शिपमेंट अचानक से कैंसिल कर दिए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है भारत की अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। क्लोथिंग से लेकर बेडशीट,
कर्टन्स और इस तरह की काफ़ी सारी हाउस होल्ड आइटम्स भारत से अमेरिका में एक्सपोर्ट होती थी। पिछले साल भारत ने $36.6 बिलियन के अपैरल और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट किए थे। अब ये सारे ऑर्डर्स अमेरिका के रिटेल स्टोर्स ने पूरी तरह से कैंसिल कर दिए हैं एंड अब भारत के एक्सपोर्टर्स लोअर टैरिफ्स वाली कंट्री के थ्रू एक्सपोर्ट रीडायरेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं। अब इन सब प्रॉब्लम्स के बाद अब सोर्सेज के वाले से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत के एक्सपोर्टर्स की मदद करने और दूसरी मार्केट्स ढूंढने में मदद करने के लिए भारत की सरकार एक इकोनॉमिक वॉर रूम शुरू करने के ऊपर विचार कर रही है। अगर अमेरिका के साथ टैरिफ डिस्प्यूट जल्दी से सॉल्व नहीं होते हैं तो एक इकोनॉमिक वॉर रूम बनाकर एक स्पेशल टीम डिप्लॉय की जाएगी जो टैरिफ्स के कारण प्रभावित एक्सपोर्टर्स की मदद करेगी और उनको दुनिया में नई डेस्टिनेशंस को ढूंढने में मदद की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टूरिज्म सेक्टर को लेकर। दरअसल यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत सर ने पार्लियामेंट में साल 2024 का डेटा सबमिट किया है, जिसमें देश को जानकारी दी गई है कि पिछले साल 2024 में 99,51,000 से भी ज्यादा फॉरेनर्स टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए थे। 2023 में मात्र 95,20,000 आए थे और उससे पिछले 2022 साल में 64,37,000 टूरिस्ट भारत आए थे। अब जो पिछले साल 2024 में 99,51,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट भारत आए थे, इनमें सबसे ज्यादा संख्या अमेरिका से है। अमेरिका से 18 लाख टूरिस्ट भारत आए थे। उसके बाद सेकंड के ऊपर बांग्लादेश से 17,50,000 टूरिस्ट भारत आए थे और तीसरे के ऊपर ब्रिटेन से 10,22,000 टूरिस्ट भारत आए थे। वैसे ये सारे लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत तो आए थे, लेकिन इनमें से मैक्सिमम भारत के ही लोग हैं जो अमेरिका और ब्रिटेन जाकर वहाँ की सिटीजनशिप ले चुके हैं और ये एक्चुअल में टूरिस्ट होते भी नहीं है। ये टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने घर परिवार वालों के साथ मिलते हैं और जो भारत की एक्चुअल टूरिज्म इंडस्ट्री है वो अभी भी बाकी देशों के मुकाबले काफी पीछे चल रही है। अभी तो चलो भारत आने वाले लोगों के नंबर्स थे, इसके साथ ही यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत सर ने पार्लियामेंट में ये भी जानकारी दी है कि पिछले साल 2024 में 3 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा 77 लाख इंडियंस यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए थे, 77 लाख, वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर है। उसके बाद सेकंड के ऊपर 34,23,000 लोग भारत से सऊदी अरब गए थे और उसके बाद तीसरे के ऊपर 21,43,000 लोग भारत से अमेरिका गए थे और ये टॉप 3 देश है जहां पर भारत के लोग जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है व्हाइट हाउस से। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पीस मेकर प्रूव करने की हर एक सीमा पार कर रहे हैं और लगता है कि अब वो नोबेल पीस अवार्ड लेकर ही मानेंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में तो आपको पता होगा, ये दोनों देश नागोर्नो कराबाख को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं और बीच बीच में दोनों के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं। भारत आर्मेनिया को सपोर्ट करता है और हमने आर्मेनिया को कई सारे हथियार भी बेचे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से दोनों देश बिल्कुल शांति से बैठे थे और इनकी सेना भी आपस में नहीं लड़ रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके बावजूद दोनों देशों को कांटेक्ट करके दोनों के लीडर्स को पीस डील और एक शांति समझौता करवाने के लिए वॉशिंगटन बुलाया है। और न्यूज निकल कर आ रही है कि आज आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान और अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ये दोनों व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करेंगे और वहां पर एक पीस साइनिंग सेरेमनी होगी जहां पर ये दोनों लीडर्स आपस में एक पीस डील के ऊपर साइन करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तारीफ करते हुए अनाउंस किया है कि ये दोनों देश कई दशकों से आपस में लड़ते थे, हजारों लोगों की जान गई, कई लीडर्स ने इस वॉर को रुकाने और एंड करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन मैंने ये कर दिखाया और आज ये हिस्टोरिक डे यानी कि ऐतिहासिक दिन आ गया है जब दोनों लीडर्स अमेरिका आकर ये पीस रेजोल्यूशन साइन कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल और भारत को लेकर। दरअसल इजराइल से न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले कल इजराइल में भारत के एम्बेसडर जेपी सिंह सर के साथ एक बायलैटरल मीटिंग की है और भारत और इजराइल के रिलेशंस को और भी मजबूत करने के ऊपर कई सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुई है। इसके साथ ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के जर्नलिस्ट की टीम को भी होस्ट किया था और बाद में मीडिया इंटरेक्शंस के समय नेतन्याहू ने ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल के वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट की रिमार्केबल परफॉर्मेंस को भी मेंशन किया और कहा कि हमने जो भारत को हथियार दिए थे उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत दिखाई है। ये पहली बार है जब किसी तीसरी कंट्री ने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे वेपन्स ने ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ ही इजरायली पीएम ने भारत आकर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलने की भी इच्छा जताई है और कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर भारत और इजराइल ये दोनों देश एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही पिछले कल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने देश को पार्लियामेंट में यह भी जानकारी दी है कि इजराइल ने भारत के 10,000 वर्कर्स को इनवाइट किया था और बायलैटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत भारत ने 6,774 इंडियन वर्कर्स को इजराइल भेज दिया है। ये डेटा 1 जुलाई 2025 तक का है, यानी अभी भी 10,000 वर्कर्स जो इजराइल ने भारत से मांगे थे वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसके साथ ही सरकार ने बताया कि इनमें से 220 इंडियन वर्कर्स इजराइल से वापस भारत आ गए हैं और रीजन बताया गया है स्किल मिसमैच या फिर लैंग्वेज बैरियर्स। इसके साथ ही जानकारी दी गई है कि पिछले 2 सालों में एक भारतीय वर्कर की
इसराइल के अंदर लेबनान की तरफ से आतंकी हमले में जान भी गई थी और 5 अलग अलग हमलों में 5 इंडियंस घायल भी हुए थे। इसराइल भारत के वर्कर्स को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कनाडा से। दरअसल कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है, कैप्स कैफे। न्यूज निकल कर आ रही है कि सुबह के 4 बजे के दौरान इसके ऊपर 25 राउंड्स फायर हुए थे एंड इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और कहा है कि कपिल शर्मा ने अपने नेटफ्लिक्स के शो में इनॉग्रेशन में सलमान खान को गेस्ट के तौर पर बुलाया था, इसलिए उसके ऊपर हमला किया गया है। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि इस हमले के पीछे कौन था। क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग वाला एंगल सही है या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पेटीएम कंपनी में 5.84% की हिस्सेदारी चाइनीज कंपनी एंडफिन होल्डिंग बीवी की थी, जिसके ओनर जैक मा थे। न्यूज निकल कर आ रही है कि एंडफिन ने अपना 5.84% का स्टेक पूरी तरह से बेच दिया है और ये ब्लॉक डील साइन हुई है 3,803 करोड़ रुपीस की, जिसके बाद अब पेटीएम कंपनी अगेन फुली इंडियन ओन्ड कंपनी बन गई है। वैसे आपने कभी पेटीएम एप्लीकेशन यूज की है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।